नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि शादी के बाद कौन से जातकों का भाग्य उदय होता है। अक्सर हम देखते हैं कि शादी के बाद किसी किसी जातकों का, चाहे वह लड़की हो या चाहे वह लड़का हो, उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। उनको जीवन में बहुत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अधिक सुखमय रहता है। ऐसे कौन से योग बनते हैं जिसके कारण लड़का हो या फिर लड़की हो, उसका भाग्य उदय होता है। दोस्तों, जब भी आप शादी करने जाते हैं तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत अधिक आवश्यक है। कौन से ऐसे सूत्र है, कौन से ऐसे योग है, आज हम कुंडली के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में ऐसे कोई योग नहीं बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि लड़की है, आपकी कुंडली में यह योग नहीं बन रहा है, तो आप फिर ऐसे लड़के से शादी करें जिसकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं। अर्थात दूसरे के माध्यम से हम भी हमारे जीवन का भाग्य उदय कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लड़के हैं और आपकी कुंडली में ऐसे योग नहीं बन रहे, तो आपको ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली के माध्यम से हम हमारे जीवन का पूरा सार जान सकते हैं। दोस्तों, कई जातक तो जन्म से ही भाग्य होते हैं, अर्थात उनका जन्म अच्छे कुल में होता है। उनको जीवन की सभी ऐशो आराम मिलते हैं, सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। शादी के बाद भी उनका जीवन बहुत अधिक अच्छा रहता है। और कई जातक अपने कर्म के माध्यम से भाग्य उदय करते हैं और कई जातकों का शादी के माध्यम से भाग्य उदय होता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसे आप पूरा जरूर देखिए। और ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं, आप कुंडली विश्लेषण करना सीख रहे हैं तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिए। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी के बाद भाग्य उदय होने के कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं, हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में कौन कौन से ऐसे सूत्र होते हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगी। और फिर उन सूत्रों को आप कैसे विश्लेषित करें, यानी कि आप जब भविष्यवाणी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, वह भी आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपकी यह लग्न कुंडली होती है। हम भली भांति जानते हैं कोई सी भी लग्न कुंडली हो सकती है, उसमें 12 हाउसेस होते हैं। तो जो 7th हाउस होता है, हम जानते हैं इसको वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। विवाह के लिए जब हम विश्लेषण करते हैं तो 7th हाउस का मालिक देखा जाता है और कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति देखी जाती है। 7th हाउस का मालिक आपका गुरु और शुक्र भी हो सकता है और अन्य ग्रह भी हो सकते हैं। हमारे जो भी ग्रह होते हैं, 7 ग्रह होते हैं, उनमें से कोई सा भी राशि स्वामी यहाँ पर स्थित हो सकता है, कोई सी भी लग्न कुंडली हो सकती है। लेकिन जो नियम है वह सभी लग्न कुंडलियों के ऊपर अप्लाई होता है, इसलिए मैं आपको बेसिक रूल्स बता रही हूँ, उसे आपको ध्यान से समझना है। यदि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आपको इन नियमों को जानना भी बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम विवाह के लिए विश्लेषण करते हैं तो इन सूत्रों का भी ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक है। जब हम मैच मेकिंग कुंडली करते हैं, जब दो जातक आपस में विवाह करते हैं, तो यह भी देखना बहुत अधिक ज़रूरी होता है कि शादी के बाद उसको इस शादी से लाभ की प्राप्ति होगी या फिर जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सब कुछ हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको 7th हाउस का मालिक देखना है। 7th हाउस का मालिक की स्थिति कैसी है। यदि 7th हाउस का मालिक आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो आपको विवाह से संबंधित जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। अब कौन सा सबसे पहला वाला नियम है, वह आपको क्या देखना है कि 7th हाउस का मालिक यदि 9th हाउस, ये 9th हाउस होता है, ये हमारे 12 हाउसेस होते हैं। मैंने आपके सुविधा के लिए यहाँ लिख दिया है 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। कोई सा भी राशि स्वामी हो सकता है। तो 7th हाउस का जो मालिक है, अर्थात जो भी राशि स्वामी है, उसका कोई भी एक ग्रह मालिक होगा। गुरु होगा, शुक्र होगा, शनि होगा, सूर्य, चंद्र, कोई सा भी ग्रह हो सकता है। तो वह राशि स्वामी यदि 9th हाउस से कॉम्बिनेशन करता है, आपस में इंटरचेंज होते हैं, अर्थात 7th हाउस का मालिक यदि 9th हाउस में स्थित है या 9th हाउस का मालिक 7th हाउस में स्थित है, 7th हाउस और 9th हाउस का मालिक युति करके
आपके केंद्र के कहीं पर भी स्थित है, 11th हाउस में स्थित है, अच्छे भाव में स्थित है, 2nd हाउस में स्थित है, 1st हाउस में स्थित है, या फिर 4th हाउस में स्थित है, या फिर 5th हाउस में स्थित है, 6 8 12 में स्थित नहीं होने चाहिए, अर्थात उनकी स्थिति अच्छी है। तो सबसे पहला नियम यही है कि आपका जीवन में भाग्य उदय शादी के बाद होगा, अर्थात जब आप शादी करेंगे तो जीवन में आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपको जीवन में बहुत अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, आपका करियर अच्छा ग्रोथ करेगा, कुटुंब परिवार में आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको हर तरफ से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, ससुराल पक्ष से आपको बहुत अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे। यदि आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है 7th हाउस और 9th हाउस किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन के रूप में, इंटरचेंज के रूप में या युति बनाकर कहीं पर भी स्थित हो। इसी प्रकार से सेकेंड रूल है, 7th हाउस का मालिक यदि 11th हाउस में स्थित है या 11th हाउस का मालिक 7th हाउस में स्थित है या दोनों हाउसेस के मालिक युति बनाकर आपके इन हाउसेस में स्थित है, 6 8 12 में नहीं है, तो भी आपके जीवन में शादी के बाद आपको बहुत अधिक अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य उदय शादी के बाद ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 11th हाउस क्या होता है? लाभ का घर माना जाता है। तो 7th भाव का स्वामी जब लाभ भाव में बैठेगा तो अर्थात आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, आप लड़का है तो लड़की आपकी लाइफ पार्टनर होगी, आप लड़की है तो लड़का आपका लाइफ पार्टनर होगा, तो उसके माध्यम से जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको इस माध्यम से आप समझिए। यदि आप सिंपल वे में एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा सीखने में और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको बहुत अधिक अच्छा इंटरेस्ट भी पैदा होगा और कभी भी आप विश्लेषण करने में भी गलती नहीं करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से थर्ड रूल है, 7th हाउस का मालिक यदि आपके सेकंड हाउस क्या होता है? धन भाव। अब 7th हाउस का मालिक यानी कि पार्टनर का मालिक धन भाव में स्थित होगा तो आपको पार्टनर से धन की प्राप्ति होगी। ये कुटुंब का होता है, मान सम्मान का होता है, तो कुटुंब से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, अर्थात लाभ की ही प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, तो अच्छे ही रिजल्ट आपको जीवन में मिलेंगे, भाग्य उदय ही होगा। तो कैसे आप हो सकता है ये? 7th हाउस का मालिक यदि 2nd हाउस में स्थित हो या 2nd हाउस का मालिक 7th हाउस में स्थित हो या दोनों हाउसेस के मालिक युति बनाकर आपके अच्छे हाउसेस में प्लेस हो, 6 8 12 में स्थित नहीं हो, तीसरे हाउस में स्थित नहीं हो, ये रूल है। इसी प्रकार से फोर्थ रूल है, 7th हाउस का मालिक यदि 4th हाउस से इंटरचेंज हो, यानी कि 7th हाउस का मालिक 4th में स्थित हो या 4th का मालिक 7th हाउस में स्थित हो या दोनों आपस में युति बनाकर 5th हाउस में स्थित हो, यहाँ पर स्थित हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, अच्छे हाउसेस में स्थित हो। इसी प्रकार से 5th रूल हो गया, 7th हाउस का मालिक 10th हाउस से कॉम्बिनेशन बनाए, यानी कि लाइफ पार्टनर का हाउस यदि करियर भाव से जुड़ेगा तो आपके जीवन में करियर में बहुत अधिक अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, तो ऑटोमेटिक आपका भाग्य उदय होगा। तो दोनों कॉम्बिनेशन में हो या आपस में इंटरचेंज कर रहे हो या फिर 10th भाव का स्वामी 7th में स्थित हो या 7th भाव का स्वामी 10th में हो, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद करने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ये तो हो गया बेसिक रूल। अब होता है कुछ टिपिकल रूल कौन से होते हैं, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं, वह भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप जब विश्लेषण करते हैं तो ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से देखें, वह देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्किप कर दिया तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा दोस्तों। अब कुछ ऐसे रूल कॉम्बिनेशन होते हैं, वह भी आप जान लीजिए। यदि 1st हाउस का मालिक 2nd हाउस में स्थित हो, अर्थात यहाँ पर स्थित हो, और 2nd हाउस का मालिक 7th में हो, इस प्रकार से ट्राइंगल बन रहा हो, यानी कि 1st हाउस का मालिक 2nd हाउस में, 2nd हाउस का मालिक 7th में हो, तो भी जातक का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। ये ट्राइंगल मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो दोस्तों। इसी प्रकार से 2nd हाउस का मालिक अर्थात इस भाव का मालिक जो भी होगा कुंडली में, यदि वह 11th हाउस अर्थात लाभ भाव में स्थित हो और 11th हाउस का मालिक यदि 9th भाव में स्थित हो, तो भी शादी के बाद भाग्य उदय होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और इसी प्रकार से 1st हाउस का मालिक यदि 7th हाउस में स्थित हो और 7th हाउस का मालिक 2nd हाउस में
स्थित हो तो यह एक बहुत गजब का कॉम्बिनेशन होता है। यदि ऐसा कॉम्बिनेशन किसी भी लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में बनता है और यह रूल में से कोई सा भी एक रूल फुलफिल होता है तो आप निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपका भाग्य उदय शादी होने के बाद ही होगा। ससुराल पक्ष से आपको बहुत अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जीवन में आपका वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। इस प्रकार से आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब आता है दूसरा स्टेप। आपने ये कॉम्बिनेशन देख लिया, ये रूल्स देख लिए, हाँ भाई फुलफिल हो रहे हैं। अब कितने परसेंटेज जातक का भाग्य उदय होगा? कई बार होता है कि कॉम्बिनेशन बन रहे हैं लेकिन सामने वाले जातक को शादी के बाद कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है वह भी हम जान लेते हैं। अब आपको क्या देखना है, ग्रहों की स्थिति को देखना है सबसे पहले। अब आप विश्लेषण कर रहे हैं तो आपको ये 5 नियम लगाने हैं। कोई भी ग्रह का जब कॉम्बिनेशन बन रहा है तो सबसे पहले गुरु और शुक्र की स्थिति आप कुंडली में देखिए। यदि गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी है, गुरु यदि 9th भाव में स्थित है, 10th भाव में स्थित है, 11th में अच्छे भाव में स्थित है और उसकी पावर अच्छी है। इसी प्रकार से गुरु की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी है, उसकी पावर अच्छी है, पावर का मतलब उसमें बल है, तो जातक को आपको कह सकते हैं कि शादी के बाद उसका भाग्य उदय होगा। 7th भाव का स्वामी आपने देख लिया, 9th भाव का स्वामी देख लिया। जो भी इस भाव के स्वामी मैंने बताए हैं उन भाव के स्वामियों की पावर आपको देखनी है। पावर अर्थात वे निर्बल नहीं होने चाहिए। अर्थात सपोज करिए कॉम्बिनेशन बन गया लेकिन ग्रहों की पावर ही 0% है, 29 डिग्री का है या फिर 28 डिग्री का है, 1 डिग्री का है या फिर 2 डिग्री का है तो उसकी पावर 0 मानी जाती है। अर्थात ग्रह में यदि बल ही नहीं है तो जातक को शुभ परिणाम वह कैसे देगा। ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है लेकिन फिर भी उसका भाग्य उदय शादी के बाद नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों की पावर देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। यदि पावर कमज़ोर है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उपायों का सहारा लेना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे सटीक उपाय होते हैं जिनके माध्यम से हम ग्रहों की पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, वह आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। और आपको तीसरा नियम देखना है कि कोई भी ग्रह नीच का तो नहीं है। अर्थात सपोज करिए 9th भाव में 7th भाव का स्वामी बैठ गया, कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन 7th भाव का स्वामी ही नीच है तो वह भाग्य को कमज़ोर कर देगा। भाग्य उदय तो नहीं होगा और बल्कि कमज़ोर हो जाएगा। तो नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए। अब ग्रह अस्त भी नहीं होना चाहिए। अस्त का मतलब सूर्य से यदि युति हो गई और 7th भाव का स्वामी ही अस्त हो गया, 9th भाव का स्वामी अस्त हो गया, 10th भाव का स्वामी ही अस्त हो गया, जो ये भाव मैंने बता रखे उन भाव के स्वामी ही अस्त हो गए तो भी आपको जातक को अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। तो यह भी देखना है आपको। दृष्टि का मतलब होता है कोई पापी ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। अर्थात उस भाव पर शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ गई तो ग्रहों के बलों में कमी हो जाती है। राहु केतु यदि नीच के हो गए, युति बनाकर बैठ गए, 7th भाव में बैठ गए, 9th भाव में बैठ गए तो भी जातक का जीवन में अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। कितने ही वह प्रयास कर ले, फिर उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए कुंडली में यदि कोई भी कमी है तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेकर अपनी कुंडली को मजबूत करना चाहिए उपायों के माध्यम से, ताकि आपके जीवन में आप अपना भाग्य उदय कर सके। क्योंकि सबके रास्ते होते हैं, सबका सॉल्यूशन होता है, लेकिन सॉल्यूशन यदि सही मिलेगा, सटीक मिलेगा तो ही जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं प्राप्त होंगे दोस्तों। अब इसके अलावा आपने ये चीज़ें देख ली, पावर है कि नहीं है, नीच का तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, दृष्टि तो नहीं है। जो भी आप रूल लगा रहे हैं सबके लिए ये रूल आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद आपको देखिए नवमांश में ग्रह की स्थिति कैसी है। अब सपोज करिए आपका ये कॉम्बिनेशन फुलफिल हो रहा है, यानी कि फर्स्ट हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है, 2nd हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है। अब नवमांश में आप देखिए 7th हाउस का मालिक कहीं पीड़ित तो नहीं हो गया, अर्थात वह 6-8-12 में तो स्थित नहीं हो गया, वह नीच का तो नहीं हो गया और वह कई किसी पापी ग्रहों से ग्रस्त तो नहीं हो गया, या पापी ग्रहों से युति तो नहीं हो गई है। अर्थात किसी भी प्रकार से यदि कोई भी हाउस का मालिक पीड़ित हो रहा है तो आपके शुभ फलों की प्राप्ति में कमी होती है। तो नवमांश में भी आप एक नज़र मारिए। ये सारे जो मैं आपको नियम बता रही हूँ ये डीप स्टडी के नियम है। बेसिक रूल्स आपने जान लिए, उसके बाद जब आप डीप स्टडी करते हैं, कोई भी भविष्यवाणी करते हैं तो वह सटीक कब होती है, इन रूल्स को फुलफिल होंगे तभी वह सटीक भविष्यवाणी होगी।
तो आपको नमाज देखना, उसके बाद भाव चलित कुंडली होती है, वह भी आप एक नज़र मारिए। यह जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको समझ में आएगी। तो आप भाव चलित कुंडली में भी देखिए। अब भाव चलित कुंडली में सपोज करिए 7वें भाव का मालिक आपने यहाँ देख लिया, लेकिन भाव चलित में यदि वह 12th में ही स्थित हो गया तो भी दिक्कत वाली बात है, तो भी जातक का भाग्य उदय नहीं होगा। इसी प्रकार से 7वें भाव का स्वामी यदि यहाँ पर चला गया भाव चलित में, 5th में स्थित है, यहाँ पर चला गया तो भी दिक्कत वाली बात होगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ये नियम जब तक आपके पूरे नहीं होंगे तब तक आप सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए भविष्यवाणी करें। कॉम्बिनेशन आपने देख लिया, नियम आपने लगा लिए, अच्छे से नियम पूरे हो रहे हैं तो आप एक सटीक विश्लेषण कर सकते हैं कि आपका भाग्य उदय शादी के बाद होगा। यदि कुछ भी कमी हो रही है XYZ तो उसके लिए फिर आप उपाय बता सकते हैं। उपायों के माध्यम से हम हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति को चेंज कर सकते हैं, अर्थात ग्रहों की पावर को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी जातक की ज़िंदगी बदल जाए, इसलिए शेयर ज़रूर आप करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव भी मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप किसी विशेष टॉपिक पर यदि वीडियो चाहते हैं तो वह भी मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं। उस टॉपिक पर मैं वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगी दोस्तों। और आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, उसका समाधान मैं आपको अवश्य करके बताऊँगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।